तो अब हम लोग लूसेंट शुरू करने जा रहे हैं। लूसेंट में हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का जो 9वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्बन एक अधातु है लेकिन ठोस पदार्थ है। कार्बन क्या है? एक ठोस पदार्थ है लेकिन अधातु है। कार्बन भूपटल में खनिज के रूप में 0.02% पाया जाता है। खनिज के रूप में कितना है? 0.02%। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना 0.03% है, जो गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। और कार्बन जो है भूपटल के में खनिज के रूप में 0.02%। और भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? एल्युमिनियम। और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन। लेकिन तत्व की बात करेगा तो ऑक्सीजन। तत्व की बात हम लोग करेंगे तो कौन सा? ऑक्सीजन। परंतु वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। इसे आधुनिक आवासनी के वर्ग 6A में रखा गया। तो कार्बन को किस में रखा गया? वर्ग 6A में रखा गया है। वर्ग 6A में रखा गया। केकुले ने बताया था कि कार्बन की संख्या 4 होती है। किसने बताया था? केकुले ने। केकुले ने कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बताने वाला कौन था? केकुले। और इसने ही कार्बन यौगिकों को, और इसीलिए संयोजक बॉन्ड दर्शाता है। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड दर्शाता है। कार्बन कौन सा बॉन्ड देता है? क्योंकि 4 क्योंकि 4 का संयोजन इसको करना पड़ेगा। कोवैलेंट बॉन्ड दर्शाता है। तो इसने ही कार्बनिक यौगिकों को होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिस्थापित की थी। किसने? केकुले। केकुले ने बताया कार्बन का जो संख्या 4 होती है। और इसने ही बताया जो कार्बन जो है, कार्बनिक जो यौगिक होता है वह होमोलोगस सीरीज के बाद उसके बारे में बताया था। होमोलोगस सीरीज के बाद अपरूपता, वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण भी अलग हो उसे अपरूप कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होता है उसे अपरूप कहते हैं। इस घटना को अपरूपता कहते हैं। और यह घटना क्या कहता है? अपरूपता। मतलब कि रासायनिक गुण समान होना चाहिए, भौतिक गुण अलग होना चाहिए। तो रासायनिक गुण मतलब कि जो गुण हमेशा के लिए नहीं बदलता नहीं है। रासायनिक भौतिक गुण तो कुछ देर के लिए बदलता है। वैसे गुण को मतलब भौतिक गुण जो है असमान होना चाहिए और रासायनिक गुण समान होना चाहिए। गुण क्षणिक होता है और रासायनिक गुण परमानेंट होता है। तो रासायनिक गुण समान होता है, भौतिक गुण अलग अलग है। तो ऐसे पदार्थ को अपरूप पदार्थ कहते हैं। ऐसी घटना अपरूपता कहलाती है। जैसे कार्बन के 2 मुख्य अपने हीरा और ग्रेफाइट हम लोग जानते हैं। लेकिन हीरा भी होता है, बकमिस्टर फ्लोरीन भी है, लेकिन चर्चा में ज़्यादा हीरा और ग्रेफाइट ही रहता है। अभी उसके बारे में पूरा जानकारी भी अभी तक नहीं आया। बकमिस्टर फ्लोरीन बस सिर्फ यही बोलता है, क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? बकमिस्टर फ्लोरीन है, 64 है। और उसकी आकृति फुटबॉल की संरचना जैसे किसी है फुटबॉल की, और उसका खोज भी बकमिस्टर फ्लोरीन ने ही किया था। उसी के नाम पर रखा गया। तो कार्बन के 2 मुख्य अपरूप कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। ये हीरा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ माना था और यह क्या था? विद्युत का और उष्मा का कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? विद्युत उष्मा का चालक होता है। एकमात्र धातु है जो विद्युत का चालक होता है, वो क्या है? ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट है। हीरा के प्रमुख गुण ताप और विद्युत का कुचालक हो। जैसे हमें अभी पढ़े ताप और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। ये क्वेश्चन ऐसे में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो किसी भी द्रव में नहीं घुलता है? तो हीरा। और ये दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है कि हीरा को किसी भी द्रव में हम लोग नहीं घुल सकते हैं। इस पर अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या? इसको किसी भी द्रव में जब हम घोल ही नहीं सकते, इसका मतलब अम्ल क्षार पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे रवे घनाकार होते हैं। इसका रवा कैसा होता है? घनाकार। तो हीरा का रवे कैसा होता है? घनाकार होता है। और हीरा का वर्तन 2.14 2.42। हीरा का वर्तमान कितना होता है? 2.42। और ग्रेफाइट का वर्तमान 2.24। ग्रेफाइट का वर्तमान पूछेगा तो 2.24 और हीरा का तो 4.42। तो दशमलव वाला बाद वाला खाली पलट देना है। तो हीरा का वर्तमान 2.42 और ग्रेफाइट का 2.24। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये बहुत चमकता है। तो हीरा का चमक का कारण मुख्य कारण क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाले एक्स किरणों के पड़ने पर यह हीरा क्या होता है? रंग प्रदर्शित करता है। जब रेडियम से एक्स प्रकार की किरण निकलती है तब ये हरा रंग प्रदर्शित करता है। तो रेडियम से निकलने वाले एक्स किरणों के पड़ने पर हीरा कैसा रंग प्रदर्शित करता है? हरा रंग प्रदर्शित करता है। और शुद्ध हीरा पारदर्शक और रंगीन होता है।
रंगहीन होगा, रंगहीन मतलब उसका कोई रंग नहीं होगा, और पारदर्शक हाँ पारदर्शक होगा। आर पर हम देख सकते हैं लेकिन रंगहीन होता है, याद रखना। शुद्ध हीरा क्या होता है, ये तो सबको याद रखेगा। पारदर्शक हीरा क्या होता है, पारदर्शक होता है, चाहे रंगीन हो या नहीं, आर पर दिखाई देवे करता है। लेकिन शुद्ध हीरा रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा क्या होता है, रंगीन, तो उसका कोई रंग नहीं होता। जैसे हवा क्या है, किरण उस पर नहीं पड़े, हवा क्या है, रंगहीन है। जल क्या है, रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है। कुछ हीरे काले होते हैं जिसे बोट कहते हैं। काले हीरे को क्या कहता है, बोट कहता है। काले हीरे को क्या कहता बोट कहा जाता है, है। बोट कहता है। और इसका उपयोग हम लोग शीशा काटने में, तो पूछा शीशा काटने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हीरे का उपयोग करता है। हीरा में भी बोट का, हीरा में भी बोट का, यानी काले हीरे का। तो किस हीरे का प्रयोग किया जाता है, तो बोट हीरे का प्रयोग किया जाता है। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, शीशा काटने में किसका उपयोग होता है, हीरा का। तो कौन सा हीरा, तो बोट हीरा का। अब बोट हीरा कैसे रंग का होता है, काले रंग का होता है। और यदि बोट ने ऑप्शन में देगा तो काला हीरा, नीला हीरा ऐसे का ऑप्शन में देगा तो काला हीरा हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे। तो हीरा का उपयोग तेज धार करने के लिए अपघर्षक के रूप में, रूपदार बनाने में तथा विद्युत प्रकाश लेने में, टंगस्टन बनाने में किया था। टंगस्टन बनाने में भी, जो बल्ब का जो टंगस्टन बनाने में भी हीरा का उपयोग किया जाता है। विद्युत प्रकाश लैंप, कौन सा, विद्युत प्रकाश लैंप में जो है टंगस्टन तंतु बनाने में भी हीरा का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला में किस हीरे का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट जैसे हीरे का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रयोगशाला में जो ग्रेफाइट का बीज देते हैं तो हम हीरा बना सकते हैं, मतलब प्रयोगशाला में। हाँ, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बीज के रूप में, विकसित हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। एकमात्र पद्धति है जो उष्मा और विद्युत का चालक होता है, वो भी ग्रेफाइट ही है। ग्रेफाइट का हीरा के गुण के बारे, हीरा का गुण याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है, दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, इसका आवर्तन 2.42 होता है। ग्रेफाइट में इसमें दशमलव के बाद वाला अंक को पलट देंगे, 2.24 वहाँ हो जाएगा। तो हीरा का उपयोग हम लोग शीशा काटने में करते हैं, वो भी ब्लैक हीरा का उपयोग करते हैं। ब्लैक हीरा को बोट बोला जाता है। जब रेडियम, हीरा पे क्या होता है कि अम्ल क्षार या कोई भी चीज का हीरा को किसी भी विलयन में हम लोग घोल नहीं सकते, मतलब इसका अम्ल क्षार और उदासीन सभी विलयन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हीरा जो है रवे, हीरा का जो रवा होता है घनाकार होता है, कैसा होता है, घनाकार होता है। और शुद्ध हीरा रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा क्या होता है, रंगीन होता है। ये सब गुण था हीरा का, इस थोड़ा ध्यान रखना है। सब हीरा को तराशने वाला कहाँ है केंद्र, भारत में सूरत में है, और विश्व में पूछेगा तो कहाँ है, तो भारत में पन्ना में मिलता है, खाना है एकमात्र पन्ना का। और ऐसे पन्ना की तमन्ना, जैसे जो हीरा कहीं मिल जाए, जैसे गाना भी इससे रिलेटेड है, ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। लेकिन विश्व में जो हीरा का तराशने वाला कौन, बेल्जियम में, कहाँ है, बेल्जियम में। तो अब है ग्रेफाइट का प्रमुख गुण, यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है या 2.24 होता है, इसे भी 2.2 भी रहेगा या 2.24 भी होता है। और नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। शराब का और शराब का 2.8 होता है। और एसिटिक कम था वो, उसका 2.4 होता है। कागज पर रगड़ने के पर यह काला निशान बनता है। लिखबे किए हम लोग पेंसिल से लिखबे किए, पेंसिल किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो वो काला होता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में, हाँ मंदक के रूप में किया जाता है। तो परमाणु भट्टी में दो ग्रेफाइट का क्षार और कैडमियम के क्षार का उपयोग किया जाता है, दोनों का उपयोग किया जाता है। और जल के रूप में, यौगिक के रूप में जल का उपयोग किया जाता है। तो मंदक के रूप में जल, कैडमियम का क्षार, कैडमियम का नियंत्रण करने के लिए, बोरॉन और कैडमियम का क्षार को नियंत्रित करने, हाँ नियंत्रक के रूप में क्या जाता है, कैडमियम और बोरॉन का क्षार नियंत्रक के रूप में किया जाता है। और मंदक के रूप में जल और ग्रेफाइट का, जल और ग्रेफाइट का नियंत्रक क्षार पूछेगा तो कैडमियम और बोरॉन। और मंदक के रूप में, मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है। उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग स्नेह के रूप में नहीं हो सकता, उसमें ग्रेफाइट शुद्ध स्नेह का कार्य करता है। जैसे उच्च ताप पर हम जिस मशीनों में स्नेह के तेल, जिस मशीनों में तेल का प्रयोग स्नेह के रूप में नहीं कर पाते हैं, वहाँ किसका उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का ही प्रयोग करते हैं। हीरा में sp3 प्रसंस्करण पाया जाता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और ग्रेफाइट में sp2 sp2 संरचना कारण ही क्या करता है, सुचालक बन जाता है।
तो याद में तो क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब भाग है, पूछेगा हीरा में कौन सा अपस्करण या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, तो sp3 और ग्रेफाइट में sp2, ग्रेफाइट में sp2 पाया जाता है। और अब इसके आकृति भी देख लेते हैं। यदि ग्रेफाइट का अपस्करण कौन था, sp2 था। ये ग्रेफाइट का आकृति कैसा होता है, त्रिकोणीय होगा। इसका मतलब ग्रेफाइट का आकृति कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है। जबकि हीरा का में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन संस्करण था, sp3। तो हीरा का जो आकृति होगा त्रिकोणीय पिरामिड आकृति का। हीरा कैसा होता है, त्रिकोणीय पिरामिड आकृति का होता है। तो ऐसे भी याद रखना रिलेटेड करके। तो sp3 हीरा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका आकृति त्रिविमीय पिरामिड होता है, त्रिविमीय पिरामिड होता है। sp2 ग्रेफाइट में होता है और इसका आकृति त्रिकोणीय, तो इसका आकृति त्रिकोणीय होता है। तो sp2 वाला त्रिकोणीय है, इसमें खाली पिरामिड जोड़ देंगे sp3 में, त्रिकोणीय पिरामिड। कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। हाँ, एनिमल कच्ची चीनी को, कच्ची जो चीनी है उसको रंगहीन करने के लिए, कलर देने सफेद कर, उसको हम बोल सकते हैं सफेद कर देने के लिए एनिमल चारकोल का ही प्रयोग है। इसीलिए लेकिन हम लोग सब चढ़ाते हैं पूजा से में चीनी को नहीं चढ़ाना चाहिए, उसमें चारकोल, एनिमल चारकोल नहीं चढ़ाते हैं। गुड़ का भी गुड़ चढ़ा रहा है अभी भी। गुड़ भी मीठा में से बहुत आदमी चीनी में चढ़ाता है। अभी गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोकार्बन, अब है हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे पेट्रोलियम क्या हाइड्रोकार्बन है, क्या कहते हैं, कोयला क्या हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाया जाता है। तो जिस यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन दोनों होगा उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम है, जिसे यानी कच्चा तेल, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अपसादित चट्टानों के बीच बने भंडारों में संचित किया जाता है। पेट्रोलियम सब कुछ प्रकार चट्टानों में मिलता है, अपसादित चट्टानों में मिलता है। खनिज सब मिलेगा, वो सब अपसादित चट्टानों में ही पाया जाएगा। अब हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयुक्ता एक सहसंयोजी बंधन द्वारा संतुष्ट होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्केन, एल्केन मतलब एल्केन ग्रुप का, जिसका सूत्र CnH2n+2। तो इस ग्रुप का जो CnH2n+2 होता है, इस ग्रुप का जितना भी कार्बनिक यौगिक होगा मतलब हाइड्रोकार्बन सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा और एक प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जो N के अणु में उपस्थित कार्बन की परमाणुओं की संख्या, मतलब कार्बन की परमाणुओं की संख्या दिखाता है। जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6। मतलब इथ मतलब क्या होता है, 2 होता है। मिथेन मतलब हाँ, मिथ मतलब 1, इथ मतलब 2, अब प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4। इस पर बैठा के हम लोग याद करेंगे तो अपने बैठा के निकाल सकते हैं। हेक्सा मतलब 6, हेक्सा मतलब 6 होता है, ऑक्टा मतलब 8, नॉन मतलब होता है 9। ऐसे करके होता है, मतलब वहाँ आएगा ना, ऑप्शन अपने कर लीजिएगा, वो सब को याद रहता है। तो मीथेन प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है। तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक कौन है, मीथेन है। जैसे गोबर सब में भी निकलता है, मतलब दलदली क्षेत्र में मिलता है, धान के खेतों से निकलता है, जुगाली करने वाले पशु के कारण ही आदमी का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल के कारण आदमी का मृत्यु होता है। और शुद्ध जो अल्कोहल होता है उसमें इथाइल इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है, इथाइल मिलाया जाता है। इथाइल कैप्टन मिलाया जाता है। वो पेट्रोलियम में LPG जो गैस है उसका गंध का पता लगने उसमें इथाइल कैप्टन मिलाया जाता है। तो एथेन ग्रुप का जो भी हाइड्रोकार्बन होगा ये कैसा होगा, संतृप्त होगा। बस क्वेश्चन जो है एथेन ग्रुप का जो भी हाइड्रोकार्बन, एल्केन का मतलब एल्केन ग्रुप का जो भी हाइड्रोकार्बन होगा कैसा होगा, संतृप्त होगा। और सभी के भी सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। और अवशिष्ट हाइड्रोकार्बन जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्किन एक एल्काइन। एक एल्किन एल्काइन, यहाँ एक एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखना है ये भी। लेकिन है हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटतम कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयुक्ता से संयुक्त रहते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या था, सिंगल बॉन्ड था। जैसे एल्केन दो शादी कर लेता है उसको क्या कहते हैं, समाज में इज्जत उतना नहीं मिलता। जो सिंगल शादी कर लेता है उसको ज़्यादा इज्जत मिलता है। तो उसी तरह से कि सिंगल बॉन्ड वाला को संतृप्त बोलेंगे और डबल ट्रिपल बोलेंगे तो संतृप्त बोलेंगे, समाज से बाहर दिया जाता है। लेकिन फायदा कौन करता है,
हमारे शरीर के फायदा कौन करता करता है? है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम संतृप्त जैसे नहीं है, तो हम जैसे चाहिए असंतृप्त। हाँ, लेकिन घी इस सब में संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, जो हमारे लिए क्या हानिकारक है। इस सब में जितना मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हमारे मतलब शरीर में हृदय में कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देता, जिसका हार्ट अटैक की समस्या नहीं होती है नहीं होती है। लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे लिए खतरनाक है, या क्या कोलेस्ट्रॉल की कहते समस्या हो सकती है। समस्या हो जाती है हार्ट अटैक सब के कारण है। इसलिए मतलब जंक फूड नहीं खाना। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किन, जो डबल बंध वाला होगा एल्किन होगा और ट्रिपल बंध वाला एल्काइन हो जाएगा। तो एल्किन का सूत्र हो जाएगा CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। इसका पहला से एथीन होगा, इसका पहला स्तर क्या होगा? एथीन होगा। इसका एक से स्टार्ट नहीं होता है, इसका एक से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि एक से स्टार्ट करेंगे तो बस जीरो हो जाएगा, बस सिंगल बॉन्ड नहीं बन पाएगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है, तो जबकि सरल सबसे सरल एल्काइन एथाइन होता है। सबसे सरल एल्काइन एथाइन होता है। कौन होता है? सबसे सरल एल्काइन एथाइन होता है। तो याद रख, सूत्र याद रखना। पूछता है एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्किन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा हाइड्रोकार्बन हमारे लिए हानि है, हानिकारक सब है। पूछा जाता है। अब है तीसरा ग्रुप बना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। जो मतलब कि गोलीय मतलब संरचना दर्शाता है, रेखीय संरचना दर्शाने वाला को क्या कहते हैं? क्या था? एरोमेटिक। एरोमेटिक कहते हैं किसको? एरोमेटिक जो गोलीय संरचना दर्शाता है, जैसे कि बेंजीन हुआ, वो किस संरचना कैसा दर्शाता है? गोलीय दर्शाता है। माइकल फ्राडे मतलब जिसमें डबल बॉन्ड, ऐसे हम बोल सकते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की संख्या समान होता है। जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की संख्या समान हो जाए, कौन से ग्रुप में चल जाए? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे बेंजीन, ये पूछा था बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और सल्फर, इसका सूत्र बेंजीन का सूत्र भी याद रखना, क्या होता है? C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। और इसकी संरचना वलय होता है। क्या होता है? वलय होता है। बेंजीन खोज माइकल फैराडे ने किया था, याद है। और माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के बारे में किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। और बेंजीन का भी खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। याद है। तो ये नहीं कि हम लोग बेंजीन माइकल फैराडे के बारे में पढ़े हैं फिजिक्स में, बेंजीन की खोज तो केमिस्ट्री वाला कोई आदमी क्या होगा? ऐसा नहीं दोस्त। टैलेंटेड जो है कि एक आदमी में अनेक अधिक प्रतिभा होता है। मतलब तो बेंजीन क्या है? सबसे पहला बात, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और इसका सूत्र C6H6 होता है। इसमें सिंगल बॉन्डों की संख्या भी 3 होता है और डबल बॉन्डों की संख्या भी 3 होता है। और बेंजीन का खोज माइकल फैराडे ने किया था 1825 में। बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम भी दिया। उसने क्या किया? बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन दिया है। तो बेंजीन का नाम किसने दिया? माइकल फैराडे ने क्या रखा था? बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। तो बेंजीन का दूसरा नाम क्या है? बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन, जो आगे चलकर बेंजीन पड़ा। अब है समव्यवता। जब 2 या 2 से अधिक बेंजीन में कुल 12 सिग्मा बॉन्ड होता है और 3 पाई बॉन्ड होता है। 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। 12 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होता है। 3 पाई बॉन्ड, सिग्मा ऐसे। तो बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कितने? 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 3 पाई बॉन्ड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोहरा वाला नहीं गिनेगा। 12 दोहरा बॉन्ड और पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या होता है? 3 बोलना पाई बॉन्ड 1 2 3। तो बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड, बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होता है। तो बेंजीन का सूत्र भी C6H6। बेंजीन का खोज माइकल फैराडे ने किया था। उसका नाम दिया था बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन, जो बाद में चलकर बेंजीन कहलाया। अब है समव्यवता। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अनुसूत्र समान हो, अनुसूत्र समान हो परंतु उनके गुणों में अंतर हो, उसे समव्यवता का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अपरूपता के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक गुण समान हो, भौतिक गुण अलग हो, उसे अपरूपता कहेंगे। ऐसी घटना को कहते हैं अपरूप कहेंगे। ऐसी घटना अपरूपता कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान हो, भौतिक गुण अलग अलग हो, से अपरूप कहेंगे। मतलब इसका जो है ना अनुसूत्र क्या होगा?
समान होगा, बिन रासायनिक गुण समान होगा। अब देखिए नहीं, अनुसूत्र समाप्ता वहाँ से आपरूपता में अनुसूत्र क्या होगा, अलग अलग होगा, अनुसूत्र अलग अलग होगा। इसमें समान होता है। हाँ, समरूपता में क्या होता है, ऐसे योग दो या दो से अधिक ऐसे योगी जिसका अनुसूत्र समान हो लेकिन गुण अलग अलग। अनुसूत्र समान गुण अलग अलग तो समरूपता। इस विशेष गुण को समाव्यापता भी कहते हैं। ऐसी घटना क्या कहलाता है, समरूपता। और प्राप्त योगी को एक दूसरे का समाव्यापी कहलाते हैं। दो प्रकार, एक संरचनात्मक समरूपता, दूसरा त्रिविमीय समरूपता। एक संरचनात्मक समरूपता, एक त्रिविमीय संरचना। परमाणु के भिन्न बंधनों के कारण उत्पन्न होता है। तो अलग अलग बंधनों के कारण संरचनात्मक समरूपता उत्पन्न होता है। अलग अलग बंधनों के कारण संरचनात्मक समरूपता उत्पन्न होता है। और अंतरिक्ष में परमाणुओं के अलग अलग बंध के कारण उत्पन्न होता है त्रिविमीय समरूपता। अंतरिक्ष में परमाणुओं के अलग अलग बंधन के कारण कौन सा गुण उत्पन्न होता है, त्रिविमीय समरूपता उत्पन्न होता है। तो समावता क्या है, अनुसूत्र समान होगा लेकिन गुण अलग अलग होगा। और ऐसे तत्व एक दूसरे का समाव्यापी कहलाते हैं। ऐसी घटना समाव्यापता कहलाती है। क्या कहलाते हैं, समाव्यापता कहलाता है। और अपरूपता क्या था, रासायनिक गुण समानता, भौतिक गुण अलग अलग था। बहुलीकरण क्या है, जब एक ही यौगिक के दो अथवा दो से अधिक अणु आपस में सहयोग करके एक बड़ा अणु बनाता है, उसे क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहलाता है। बहुलीकरण का दर सबसे ज्यादा कौन दर्शाता है, पोलिनियम दर। हाँ, सर्वाधिक बहुलक किसका होता है, पोलिनियम को होता है। बहुलक हाँ, उसका होता है, मतलब वो अलग है उसका लेकिन दर्शाता कौन है, ये वाला बहुलीकरण वाला दर्शाता है, कार्बन दिखाता है। बहुलीकरण श्रेणी पूरा चलते रहेगा श्रृंखला में। तो बहुलीकरण सबसे ज्यादा कौन दिखाता है, कार्बन। और बहुलक सबसे ज्यादा किसका होता है, पोलिनियम का। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, सही बात है। बहुलक सबसे ज्यादा किसका होता है, पोलिनियम का। और बहुलीकरण सबसे ज्यादा कौन दिखाता है, कार्बन दिखाता है। श्रृंखला बनते रहता है। हाँ, उसका श्रृंखला बनते रहता है। जब एक ही यौगिक दो अथवा दो से अधिक अणु आपस में सहयोग एक बड़ा अणु बनाता है, क्या करता है, बहुलीकरण बनता है। तब इस प्रकार की अभिक्रिया को बहुलीकरण कहता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर कहते हैं। मोनोमर उत्पाद अलग अलग मोनोमर जीव क्या कहता है, एक बड़ा अणु बनाता है, तो उसी घटना को बहुलीकरण कहता है। और इस अभिक्रिया में जो भी भाग लेगा उसे मॉलिमर कहता है। इससे बने पदार्थ को उत्पाद को पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमर मतलब बहुलक कहते हैं। तो बहुलीकरण के में भाग लेने वाले पदार्थ को मोनोमर, बहुलीकरण क्रिया में भाग लेने वाले को मोनोमर, अभिक्रिया के दौरान बने पदार्थ को पॉलीमर कहता है। और सबसे पॉलीमर मतलब बहुलक। सर्वाधिक पॉलीमर या बहुलक किसका होता था, क्या कहते, किसका बोले तभी, पोलोनियम का होता है। अब बहुलीकरण सर्वाधिक दिखाता है, कार्बन दिखाता है। अब है बहुलीकरण की विशेषता, इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। बहुलीकरण में एक ही यौगिक के अणु भाग लेंगे और भाग लेने वाले अणु को मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। किसी भी अणु का निष्कर्षित नहीं होता है, किसी भी अणु का निष्कासन नहीं होता है। बहुलक का अनुभार मूल यौगिक के अनुभार का गुणक होता है। मतलब क्या होगा, गुना हो जाएगा। हाँ, जो अणु भाग लेगा, मोनोमर जो भाग लेगा उसका जो शुद्ध मतलब भार होगा, अनुभार होगा। और उसके फल जो बहुलक बनता है, पॉलीमर बनता है, उसका अनुभार क्या होता है, मॉलिमर के अनुभार से गुणक होता है। तो बहुलक का अनुभार मॉलिमर के अनुभार का गुणक होता है। जैसे ये एक है, वहाँ दो हो जाएगा, यहाँ तीन है, चार हो जाएगा, तो गुणक में आएगा हमेशा। प्राकृतिक बहुलक उदाहरण कौन है, स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज एक प्राकृतिक का परमाणु द्रव्यमान एक है। अगर उसमें दो जोड़ देंगे तो दो हो जाएगा। अगर गुना कर दो, दो गुना कर देंगे बस, दो। प्राकृतिक बहुलक का स्टार्च और सेलुलोज, याद रखना, स्टार्च और सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। और विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, सेलुलोज ही है। सेलुलोज है। पौधे में कि जब मनुष्य में पौधे में जो भोजन जो किस पौधे में जो भोजन जो जमा होता है किस रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में जमा होता है। और जो जीव जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अब देखो, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। अब पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। इसका मतलब है कि इसका जो लंबी श्रृंखला चलता है कार्बन का, क्या कहते हैं, कार्बन लंबी श्रृंखला चलता है। तो बहुलीकरण में सर्वाधिक किसका होता है, तो कार्बन का होता है। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक एक बार सेट कर दिया तो सेट फिक्स है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण ला। और इसका उपयोग मुख्यालय है रांची में, रांची झारखंड।
चूड़ी बनाने में चूड़ी बनाने में लाह का प्रयोग किया जाता है, चूड़ी बनाने में लाह का। तो वह लाठी सब लाठी सब है। प्लास्टिक प्राकृतिक का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो रांची में है। रांची में है। कहाँ है? रांची में। लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची में। अब प्राकृतिक बोले स्टार्च और सेल्यूलोजा, जबकि प्लास्टिक प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। प्लास्टिक का उदाहरण लाह प्राकृतिक। अब बहुलक पूछेगा तो स्टार्च और सेल्यूलोज, दोनों प्राकृतिक है। एक बहुलक है, एक प्लास्टिक है। प्लास्टिक रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार का, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ये गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडे करने पर कठोर हो जाता है। जैसे हम लोग जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गर्म करते हैं कितना पिघल जाता है, जैसे उसको छोड़ देते हैं कितना हार्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो हम लोग जो उपयोग करते हैं उसका थर्मोप्लास्टिक उपयोग करते हैं। यह गुण सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार हम ठंडा करें। जैसे हम लोग बचपन में रिफिल जब एक रूप से दूसरे में इसको परिवर्तन बार-बार कर सकते हैं, कितना भी बार क्यों नहीं करें, उसका यही जो गुण है नेचर वही रहेगा। जैसे हम लोग बचपन में जब इंक खत्म हो जाता है रिफिल का, जो लालटेन लैंप में जो रख के जब बनाते थे, कितना प्लेन मुलायम हो जाता था, फुलाता, फिर खुद से ठंडा करते तो कितना हार्ड हो जाता था। फिर वही बाल फिर करते थे, फिर वैसे हो जाता, कितना भी करते थे। तो चाहे कितनी बार ठंडा या गर्म किया, जिन कार्बनिक यौगिक के अंत में एक द्विबंधन होता है उनके योग, इससे चाहे कितनी भी ठंडा या गर्म किया जा सके। जिन कार्बनिक यौगिक के अंत में एक द्विबंध होता रहता है उनके योग बहुलीकरण के थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं। एल्कीन, जैसे एल्कीन बनाएगा, इसमें क्या आएगा? थर्मोप्लास्टिक कौन आएगा? जिन कार्बनिक यौगिक के अंत में एक डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उनके योग बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनते हैं। उदाहरण के पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक का बहुत बार पूछा जाता है। तो पॉलीथीन किसका उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, जैसे पीवीसी को हम क्या पीवीसी पाइप जाता है उसको भी हम मतलब जितना बार गर्म कर सकते हैं। फिर तो क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है, गुणवत्ता नहीं पूछा जाता है निम्न में कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। तो उदाहरण के रूप में पॉलीस्टाइरीन याद रखना है, पॉलीथीन याद रखना है, नायलॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सब याद रखना। और टेफ्लॉन का उपयोग हम लोग कौन सा बर्तन नॉन स्टिक बर्तन बनाने में करते हैं, टेफ्लॉन का उपयोग करते हैं, चिपकता नहीं है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो हम लोग पाइप सब जो पानी सब टंकी सब में जो पीवीसी का उपयोग करते हैं उसमें उपयोग करते हैं। नायलॉन जो एक कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा है। पॉलीथीन जो क्या है, एक प्रकार का बहुलक है जो 2022 में ही बैन हो गया था, लेकिन अभी तक चल ही रहा है। और वो भी किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। मतलब नष्ट नहीं होता, नष्ट है ना, नष्ट मतलब पॉलीथीन नष्ट नहीं होता। तो पॉलीथीन एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप मतलब एथिलीन जो है ना, एथिलीन ग्रुप से जो है एथिलीन जो है C2H2 एल्कीन ग्रुप का जो जितना भी आएगा सब थर्मोप्लास्टिक के अंदर आएगा, थर्मोप्लास्टिक के अंदर आएगा। तो मतलब एल्कीन ग्रुप से ही थर्मोप्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, उसकी सहायता से किया जाता है। इसका उपयोग तार के ऊपर आवरण और पैकिंग थैलियों में बनाते, तार के ऊपर जो भी प्लास्टिक जो चढ़ाते हैं पैकिंग थैली, तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। खाना पदार्थ के पैकिंग करने में पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार का खाना पैकिंग में जो चीज़ पॉलीथीन का उपयोग करते हैं उसमें कौन सा? पॉलीइथिलीन। और बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। फ्यूल आता है शायद अभी, उसका खाना के पदार्थों को पैक करने में पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है। और पैकिंग जो जैसे कुरकुरे हो ये सब पैक करने में क्या था? पॉलीइथिलीन का ही प्रयोग। और गैस जो पूछेगा तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ताकि इसका विघटनता मतलब रेडियो खत्म मतलब गंध और प्रिया ना हो, लंबे समय तक इसकी गुणवत्ता बरकरार बने रहे। तो बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और खाद्य पदार्थों को पैक करने में पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब है पॉलीस्टाइरीन फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप फेनिल एथिलीन, देखो एथिलीन आ गया ना, एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि करने में किया जाता है। इसमें थर्मोप्लास्टिक वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर, इसका 2-3 पार्ट बनेगा। ये ले लो, उसके बाद थर्मो सेटिंग से कल चलेगा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के प्राप्त होता है। किसके बहुलीकरण से? विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त। इसका उपयोग विनाइल क्लोराइड मिलाएंगे तो क्या होगा? पॉली कब लगता है? पॉली जब एक से अधिक हो जाता है, पॉली लग जाता है। विनाइल क्लोराइड को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉली। हाँ, तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से जब एक से अधिक बन रहा है तो पॉलीक्लोराइड बन गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया, जिसकी इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट। देखो बरसाती सीट बनाने में
पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाँ, बरसाती कपड़ा बने पॉलीकार्बोनेट, का बरसाती कपड़ा पॉलीकार्बोनेट का और बरसाती सीट बने पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, क्योंकि एक लंबा से इसका 2-3 क्या पढ़ेंगे? थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग से शुरू करेंगे, क्योंकि एक लंबा चैप्टर है, मतलब कल लमसम हो जाना मतलब 2 दिन लगेगा इसमें।